All right, now we will discuss about the various methods by which regulation of breathing is done by the body. हमारी बॉडी जो है वो ब्रीदिंग को कैसे रेगुलेट करती है, ऐसे कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है रेगुलेशन में। तो वो है नंबर 1 हमारा, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जो हमारा उसका, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस प्लीज। नंबर 2 हमारे लंग्स की जो कंप्लायंस है, यानी कि रिकॉयल करने की पावर है, इलास्टिसिटी है, वो पावर, वो चीज़ कंप्लायंस जो है ब्रीदिंग पैटर्न को, हमारे मैकेनिज़्म को जो है रेगुलेट कर सकती है। इसके अलावा सरफेक्टेंट जो है, सरफेक्टेंट का प्रेजेंट होना, और इसके अलावा हमारी जो है स्मूथ मसल्स हमारे ब्रोंकाई के जो आसपास प्रेजेंट हैं, ब्रोंकाई, यस, डायाफ्राम, एंड यस प्लीज इंटरकॉस्टल मसल्स। इसके अलावा हमारा जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, और भी कई सारे एंजाइम्स हैं, वो हो गए हमारे। और हमारा जो दैट इज़ द डायफ्राम मसल्स हो गए, एल्वुलाई की कंप्लायंस हो गई, सरफेक्टेंट का प्रेजेंट होना हो गया। ये सारे जो हैं हमारे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में काफ़ी रोल जो है प्ले करते हैं। कार्डिक एक्टिविटी, यस प्लीज़, कार्डिक एक्टिविटी भी यहाँ पे रेगुलेट करेगी, कितना हार्ट पंप कर रहा है। यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी हम कह सकते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। वैसे बोलने को, लिखने को एंजाइमेटिक एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म के अंडर ही आ जाती है, मेटाबॉलिज्म के अंडर ही है जो है वो आ जाती है। पोस्चर हमारा ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, पोस्चर जो है 8th पॉइंट हमारा ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकता है। 9th पॉइंट है एल्टीट्यूड भी हमारा ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकता है। और हमारा जो है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक है नर्वस सिस्टम जो है हमारा, ये भी दैट इज़ हमारे गाइस, ये हमारे स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये भी काफ़ी हद तक हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा में, ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस, मेडुला ऑब्लिंगेटा में जो ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर के जो न्यूरॉन्स हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर के जो न्यूरॉन्स हैं, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति हर टाइम सेंसिटिव रहते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, यस, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वेगस नर्व की हेल्प के साथ, स्पाइनल नर्व्स की हेल्प के साथ रेस्पिरेटरी सेंटर लगातार कैरोटिड साइनसेस, यहाँ पे एक और भी चीज़ है जो हमारा कैरोटिड आर्टरीज हैं, कैरोटिड आर्टरीज हार्ट में से जैसे ही बाहर निकलती हैं तो यहाँ पे ऐसे नोड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हार्ट है, हार्ट में से हमारी जो लेफ्ट एंड राइट कैरोटिड आर्टरीज जो हैं निकली हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट है, यस प्लीज़, इसका नाम है हमारा, इसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ गाइस, दिस इज़ कैरोटिड साइनस। तो यहाँ कैरोटिड साइनस में हमारे स्पेशल नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं जो कि हर टाइम नज़र रखती हैं स्पाइनल कॉर्ड से भी हार्ट से जो ब्लड पंप हुआ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन जो है वो कितनी है। तो ये सारे न्यूमोटैक्सिक जो हैं, न्यूमोटैक्सिक हमारे सेंटर्स हैं। न्यूमो मीन्स प्रेशर, बैरो रिसेप्टर कह सकते हो आप इनको, कीमो रिसेप्टर कह सकते हो,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बैरो रिसेप्टर, ठीक है जी, बैरो रिसेप्टर्स जो हैं हमारे एंड कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स जो हैं हमारे, ये मिलके क्या करते हैं, यस, हर टाइम ये नज़र बना के रखते हैं कि ब्रेन के हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, बैरो रिसेप्टर्स हैं, स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स हैं जो कि आने वाले न्यूमोटैक्सिक जो हमारे आने वाले ब्लड को जो है चेक पॉइंट रखते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर में, ब्लड ब्रेन बैरियर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से ब्लड जो है वो सीधा न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में आ सकता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, ऑस्मो रिसेप्टर्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को चेक करते हुए ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर असर डाल सकते हैं, डायाफ्राम के फंक्शन के ऊपर असर डाल सकते हैं, डायाफ्रामेटिक एक्टिविटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, ब्रोंको डायलेशन करवा सकते हैं, ओके। और हमारा जो रेस्पिरेटरी इनहेलेशन है उसको जो है स्पीड अप भी कर सकते हैं, रेस्पिरेशन की लेंथ और डेप्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली नर्वस सिस्टम में हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो हैं वो प्ले करते हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी से, यस, पूरी बॉडी से जो फीडबैक आती है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। और यहाँ पे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ एसिडोसिस एंड एल्कालोसिस। तो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है जी, यहाँ पे नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में, हमारे कितना ब्लड एसिडिक हो रहा है, कितना एल्कालोसिस हो रहा है और ब्लड का प्रेशर कितना है, ये भी ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर जो है वो असर डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा जो है हमारे एसिडोसिस एंड एल्कालोसिस जो हैं यहाँ पे हमारे बीपी के ऊपर असर डालते हैं। तो सडन कोल्ड एक्सपोजर, सडन पेनफुल, इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं पेनफुल एक्सपोजर, पेन के प्रति एक्सपोजर, कोल्ड के प्रति एक्सपोजर, एकदम ठंड जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड में एक्सपोजर हो जाए वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन से एक्सपोजर टू सर्टन केमिकल्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और भी कई तरह के जो केमिकल्स हैं वो भी हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि इतने सारे फैक्टर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा सरफेक्टेंट, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, यस, अल्टीट्यूड, पोस्चर, कार्डियक एक्टिविटी, स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी और हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ब्रोंकाई के मसल्स, डायफ्राम के मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स। सांस ले लें थोड़ा सा। ये चैप्टर जो है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा, हमने कंप्लीट किया। जितनी खुशी मुझे इसे कंप्लीट होते हुए हो रही है उतनी ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपके पास सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं जिनको आप बार बार कहीं भी कभी भी देख सकते हो और रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। आपको इन कंसेप्ट्स की हेल्प के साथ हमारे जैसे ही आप मेडिकल सर्जिकल में रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, वो आपको कुछ भी नहीं लगेगी। इसी के साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहाँ पे ख़त्म जो है होता है। तो उससे जाने से पहले, इसको कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दूंगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कफ रिफ्लेक्स। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके जो है ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ सर कफ रिफ्लेक्स, सर कफ कब आती है, खांसी कब आती है, सर यार्निंग कब होती है। तो कफ रिफ्लेक्स क्या है? कफ रिफ्लेक्स हमारा एक स्पेसिफिक रिफ्लेक्स है, हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। खांसी जो है हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जो कि
जैसे ही हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल एंटर करता है, फॉरेन मटेरियल एंटर करता है, जैसे कॉइन, डस्ट, पॉलन वगैरह, जिससे किसी पर्सन को एलर्जी है, तो हमारी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एपिग्लॉटिस, प्लीज़ नोट इट डाउन, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एपिग्लॉटिस जो हैं वो एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है होती है, जिसके कारण एकदम से कफ लाइक एक्टिविटी जो है प्रोड्यूस होती है। टारगेट एक ही है, टू एक्सपेल दी फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी को बाहर निकालना। ठीक है जी। स्नीजिंग क्या है? स्नीजिंग सुड़ सुड़ करना, ठंड लग जाना, स्नीजिंग नंबर 2। नंबर 1 कफ रिफ्लेक्स। स्नीजिंग क्या है? स्नीजिंग इज बेसिकली कफ रिफ्लेक्स की तरह ही है। यहाँ पे जो कंटेमिनेंट है हमारा, यहाँ पे कंटेमिनेंट नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है, नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण नर्व एंडिंग्स जो हैं स्टिमुलाई प्रोड्यूस करती हैं, स्टिमुलाई जो हैं प्रोड्यूस करती हैं। और अब आती है हमारी बात हिकअप्स। हिकअप्स क्या होती हैं? हिचकी क्या होती है? भाई हम बोलते हैं कि मेरे को हिकअप्स लग गए, कोई मुझे याद कर रहा है, भाई इतना ही याद कर रहा है कि पानी पी लो और आपको वो भूल गया। हंसने वाली बात है ना, ठीक है ना। हिकअप्स, तो हिकअप्स क्या है? हिकअप्स इनवॉलंटरी स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है। इनवॉलंटरी, यस, कईयों को तो बहुत हैरानी हुई होगी सुन के, इनवॉलंटरी स्पाज्म हो जाता है ऑफ डायफ्राम मसल्स। भाई कईयों को लगता है कि हिचकी तो जो है, हिकअप्स जो हैं ये तो मुंह में आती हैं करके, बट कहाँ पे? डायफ्राम यहाँ पे, और कहाँ पे जो है हिकअप्स। बट इनवॉलंटरी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम जो है ये एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको हिकअप्स बोलते हैं। और जाते जाते अगर ये लेक्चर आपको बोरिंग ना लगा हो, यॉर्निंग ना हुई हो, ठीक है, वैसे तो हमारा कोई स्टूडेंट हमें बोरिंग कहता ही नहीं है। यार्निंग होती है जब आपके बॉडी को ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा डिमांड होती है, तो हम पूरा मुंह खोल के जो है उबासी लेते हैं, ठीक है जी, एयर को ज़बरदस्त तरीके से अंदर खींचते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑन कर लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारे सेल्स को जो ज़रूरत की ऑक्सीजन होती है वो मिल जाती है। जो बोर्डम है, बोर्डम के साथ जुड़ी हुई यार्निंग है, वो साइकोलॉजिकल बात है कि आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही, आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे किसी के साथ, आप अपनी आर्म से आप ऐसे क्रॉस करके खड़े हो, इधर उधर देख रहे हो, आपको लगा कि टॉपिक कोई खास नहीं है, फिल्म जो है फ्लॉप है, स्टोरी के ऊपर कोई ग्रिप नहीं है, ठीक है, कोई जोक्स वगैरह उसमें नहीं है, तो आपको यार्निंग साइकोलॉजिकल हो सकती है। बट अदरवाइज दिस इज एन ऑक्सीजन डिमांडिंग और कंप्लीशन प्रोसेस, जिसको हम जो है वो कह सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर्स जो हैं, सीरीज़ जो हैं, जितने भी मैंने लेक्चर्स बनाए हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर इस सीरीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कोई माइंड में क्वेश्चन है, तो आप उसको बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी जो है माइंड सेट के सर क्या सोचेंगे, पता नहीं ये क्या क्वेश्चन बना, आपका हर एक क्वेश्चन हम वेलकम करते हैं और हम प्रॉमिस करते हैं कि उसके ऊपर इमीडिएट जो है वीडियो बना के आपको जो है प्रेजेंट की जाएगी। मेरा मानना है कि स्टूडेंट सी टीचर को बनाते हैं, और जितना आप फीडबैक दोगे उससे कहीं ज़्यादा फीडबैक मैं आपको दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।